बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से अब ऑब्वियसली कल ही ख़बर सामने आ चुकी थी। 23वें चीफ जस्टिस वो नामज़द हो चुके हैं और इसकी मंजूरी दे दी गई है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी और साथ साथ सदर साहब की तरफ से भी। लेकिन आज बड़ी एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली, क्योंकि जब ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा। तो आज एक केस के दौरान जब आइन के मामलात की बात हुई तो मंसूर अली शाह साहब, जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा था सीनियर तरीन जज हैं और वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं 26वीं आइनी तरमीम से पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा मामला अब आईनी बेंच देखेगी। तो एक तरीके से उन्होंने भी इस चीज़ को, अदलिया ने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट किया है। लेकिन आज फिर कुछ वकला तंजीमों की जानिब से ये बात कही जा रही थी कि एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। कराची में भी एक आध जगह पर एहतजाज देखने को मिला और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि ये आईनी तरमीम सस्टेन नहीं कर सकेगी, इसको दोबारा से रिवोक करना पड़ जाएगा या पड़ सकता है। अब इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। कानूनी माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। कौसैन मुफ्ती साहब माहिर कानून हैं, नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नईम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर, काफ़ी ज़्यादा क़यास सराहियाँ पहले हो रही थी, बात की जा रही थी कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम पहली बात कि मंजूर नहीं हो सकेगी और अगर मंजूर होगी तो फिर उसके एहतजाज दीगर मामलात नजर आएंगे। लेकिन देखा कि सारी चीज़ें स्मूथली तो हो गई चलें। अब उसके बाद अदलिया की तरफ से आज मैं देख रहा था रिमार्क्स निकलकर सामने आया था कि ये मामला अब आईनी बेंच देखेगी। तो आपको लग रहा है अब सूरत हाल इट्स नॉर्मल? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आईनी तरामीम जो है आपने फरमाया बहुत स्मूथली कैरिड आउट हो गई, लेकिन मेरी राय में ये स्मूथली कैरिड आउट नहीं हुई। अच्छा। इन तरामीम को, आईनी तरामीम को करवाने के लिए जमहूरियत के बरखिलाफ जो भी इक़दामात हमें नजर आए और जिस तरीके से ये तरामीम हुई हैं कि आखिरी लम्हे तक जो मुत्तल्लिकीन हैं उनके पास मुसविदा ही नहीं था या बहुत तब्दीलियां होती रही, पहला मुसविदा, दूसरा मुसविदा, ये सारी चीजें आप देखते रहे हैं। और ये कहा जाता रहा कि ये अवाम के हक के लिए जो है तरामीम की जा रही है और जब तरामीम आई तो पता लगा अवाम के लिए तो हकीकतन उसमें कुछ है ही नहीं। तो बहरतौर ये तरामीम आपके बकौल हो ही गई। अब सूरत हाल ये कि दूसरी बात आपने ये फरमाई कि ये कहा जा रहा था कि जो वकला तंजीमें हैं वो एहतजाज करेंगी। एक सेक्शन था वकला का जो ये दावा कर रहा था कि वो जो है नए चीफ जस्टिस साहब को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसी बड़ी तहरीक जो है वो वकला की तरफ से चलती नजर आ नहीं रही है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वकला में वो पहली जैसी आमांगी या यूनिटी मौजूद नहीं है। वकला में सियासी एतबार से भी अब बहुत वाज़ा तकसीम हो चुकी है। फिर इस हुकूमत ने जो है वो बार्स को बहुत पैसा दिया है, फिर जो कुछ भी आपके सामने है, जो कुछ भी किया जाता है वो सब हमारे सामने है। तो इस वजह से आपने सही कहा कि इस वक्त कराची में जो है कुछ थोड़ा सा एहतजाज शुरू हुआ है। अब वो कोई हतमी शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं करेगा इस मरहले पे कहना लेकिन बहुत इस एहतजाज का मुश्किल फायदा नईम साहब क्या होगा या कुछ हो सकता है इसका फायदा, आपको लगता है? अगर देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि तहरीक बहुत थोड़े लोगों से शुरू होती है और एक बड़ी तहरीक बन जाती है। तो अगर तो इनके अहदाफ बिल्कुल वाज़ा है, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, तो अगर तो इनके अहदाफ वाज़ा है और कोई बड़ी तहरीक चली तो शायद कोई इसका फायदा हो सके या कोई चीज रिवर्स हो सके। अदरवाइज तो छोटे मोटे हंगामा आराई से या अगर ग्रुपों में वकला ने तहरीक चलाने की कोशिश की तो ये यकीनन नाकाम हो जाएगी। नहीं तो रिवाइज दूस- कैसे हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि रिवाइज कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तो मेरा आईनी तरमीम मतलब है, इसकी पिटिशंस तो चले। मैंने सुना है कि सिंध हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी अंदर पिटिशंस डली हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। लेकिन क्या ये इख्तियार है? क्योंकि आप कोई कानून बनाते हैं, उस कानून को तो चैलेंज किया जा सकता है, उसके तरमीम को भी चैलेंज किया जा सकता है। आईनी तरमीम को चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, आईनी तरमीम को चैलेंज बिल्कुल किया जा सकता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई
तरमीम आइन में ऐसी कोई चीज आप शामिल नहीं कर सकते जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम हो। दूसरी बात यह है कि हमारे आइन में वाज़ा तौर पे जो है ये कहा गया है कि ऐसी कोई तरमीम नहीं हो सकती जिससे जुडिशरी की आज़ादी मुतासिर हो। अब ये अदालतों में किस तरह साबित किया जाएगा कि इन तरामीम के नतीजे में अदालती आज़ादी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है या ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, बुनियादी हुकूक से मुतसादम है, ये फिर एक लंबी जंग है। मैंने रिवर्स का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि एक कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह ये इख्तियार रखता है कि वो कोई भी कानून साजी को स्ट्राइक डाउन कर सकता है अगर उसमें तजाद हो। तो अब देखना यह है कि इस चीज को कहाँ तक ले जाया जाता है। अब वो अलहदा बात है कि जिन आईनी बेंचेस में ये चीजें जाएंगी, वो आईनी बेंचेस तो जिन लोगों पर मुश्तमिल होगी या जो लोग बनाएंगे वो तो खुद इन बेंचेस की पैदावार होंगे। तो मुझे इस एतबार से तो कोई चीज होती नजर नहीं आती, लेकिन बहरहाल ये एक लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है इसको। ठीक है, लेकिन इसका आपको लग रहा है कि कोई फायदा ऐसे होगा नहीं? अब जाहिर सी बात है, आगे बढ़ना है, मुल्क को भी आगे बढ़ना है। देखिए फायदे से, देखिए आगे बढ़ने वाला मामला यह है कि एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, इतने बड़े पैमाने पे 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हो गया और फिर हम ये कहते रहे जी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह अगर आज हमने जुडिशरी के पर काट दिए हैं और आप देखिए इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। फिर जुडिशरी के अंदर जो है वो 3 जजेस के दरमियान जो ना मुसाफत शुरू हो जाएगी। इन तरामीम के बड़े नुकसानात होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अभी आपने खुद आज अभी जिक्र किया अपने इंट्रो में कि एक केस में मंसूर अली शाह साहब जैसे सीनियर वकील जज ने ये कहा कि जी अभी ये देखना है कि इसमें कुछ आईनी नुकात है तो फिर ये आईनी बेंच में जाएगा। तो हर केस में देखिए, हर मामले में, हर मुकदमे में कहीं ना कहीं आईनी नुकात होते हैं, आईनी मामलात होते हैं। तो हमें नहीं पता कि जो बात दावा किया जा रहा था कि इन तरामीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट पे बोझ कम होगा, मुझे लगता है कि बोझ बढ़ जाएगा और डिले जो है वो और ज्यादा होकर होगा। क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि वो कौन सा फोरम है जहां ये फैसला हुआ करेगा कि ये आईनी मामला है तो इसको आईनी बेंच को भेजा जाए और ये आईनी नहीं है तो इसको दूसरे बेंच को भेजा जाए। सिंपल सा, मैं तो कल भी इस पर बात कर रहा था नईम साहब, मुख्तलिफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब देखें, चाहे पॉलिटिशियंस के मामलात हों या फिर पार्लियामेंटेरियन के मामलात हों या फिर आईनी मामलात हों, ये आईनी बेंच डिसाइड करेगी। मैंने फिर एक सवाल भी किया कि मुझे ज़रा इस बात को समझाइए कि जो पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस डिसाइड करेगी, बेंच डिसाइड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगी और उनके काम के हवाले से जजमेंट भी उन्होंने करनी है कि क्या वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और लेट सपोज अगर उसी पार्लियामेंटेरियन का कोई केस कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के अंदर जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि उसका कुछ सही हल निकल आएगा? देखिए, इस बात का जवाब तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुद ही दे दिया है। पसंद और न पसंद, सबसे सीनियर जज को बाहर कर दिया, तीसरे नंबर के जज को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। तो ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इनमें जाती पसंद नापसंद तो इन्होंने बता दी। वरना तो अगर काबिलियत के एतबार से देखा जाए, शोहरत के एतबार से देखा जाए, इंटरनेशनल फेम जूरिस्ट की हैसियत से देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह का मर्तबा बहुत बुलंद है। लेकिन जिन लोगों ने फैसला किया है उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे। और फिर आप जज के ऊपर, किसी भी जज पे आप जब ये तलवार लटकाएंगे कि साल भर के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो यहाँ तो ये सिफारशी कल्चर में जो कुछ भी 8 फरवरी के बाद इस मुल्क में हो रहा है, आप देखिए आज बुशरा बीबी जो हैं उनकी जमानत हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनके रूपकार पे सिग्नेचर करने के लिए जजेस गायब हो गए। इस कदर पिटी सूरत हाल है, इतनी शर्मनाक सूरत हाल है अदलिया की इस वक्त पाकिस्तान में, और ये सिर्फ जोरावरों की वजह से हो रहा है। तमाम जजेस गायब हो गए। मज़ाहिया तौर पे कहा गया कि जी जजेस है नहीं, जनाजों पे गए हुए हैं। ठीक है, तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी रूपकार की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो सवाल किया है वो बड़ा वैलिड सवाल है, और ये सवाल जो है ना आपका,
इसी में सारे मामला छुपे हुए हैं। ठीक इसी है। से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे अदलिया के हालात क्या चलने वाले हैं। बिल्कुल सर, इजाज़त दीजिएगा मैं ज़रा कौसर मुफ्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि शायद कोई कनेक्शन एरर है, इसी वजह से कौसर साहब मैं आपकी तरफ वापस नहीं आ सका। कौसर साहब ये बताइएगा, अब तो याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद कर दिए गए हैं और 26 तारीख को अपने ओहदे का हल्फ भी इंशाल्लाह वो उठा लेंगे। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? सर देखिए, जब नॉमिनेशन की है पार्लिमानी कमेटी ने तो दो रास्ते थे याहिया अफरीदी साहब के पास। एक रास्ता ये था कि वो इसको कबूल ना करते तो वो एक नए सिनारियो में पार्लिमानी कमेटी दाखिल हो जाती, और दूसरी सूरत ये है कि उन्होंने इसको कबूल कर लिया है। और ऑब्वियसली अब जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मामलात आज आप देख रहे हैं ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल जहार ट्रस्ट केस में ऑलरेडी ये होल्ड कर चुका है कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा, इरिस्पेक्टिव के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ चुके। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस तनाजुर में इसको देखता है कि अल जहार ट्रस्ट केस में जो जजमेंट फुल कोर्ट की है गालबन, उसको टॉपल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आया है, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू दे चुकी है कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगी या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में होगी और वो किसी जजमेंट को टॉपल करने के लिए होगी, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा जेलसली उसको देखती है। तो ये दो सिनारियोज हो सकते हैं। अब ये कि अच्छा, एक सिनेरियो ये भी तो था ना, क्योंकि कल हम इस वाले से बात कर रहे थे कौसर साहब के जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो गालिबन 2030 तक है उनकी मुद्दत मुलाजमत, लेकिन वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो 3 साल बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा, यानी अपने वक्त से पहले रिटायर होना पड़ेगा। ऐसा ही होगा? जी हाँ। तो अगर वो चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर होते हैं तो उसके बाद फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो ये लोग कह रहे थे कि ये एक सवाली निशान हो सकता है इस पर। नहीं, ये ऑब्वियसली अगर उसकी ये टेन्योर अपॉइंटमेंट है तो वो टेन्योर मुकम्मल करते ही अपने घर रुखसत हो जाएंगे, पेंशन पे चले जाएंगे। अच्छा, वकला तहरीक जो इस पर कुछ हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, कुछ हैं जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक अलग बात है। वो भी वो पुरानी वाली इफ्तिखार उमर चौधरी साहब के दौर के वाला मामला अब नहीं रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इन एहतजाज से कोई हासिल हुसूल हो सकेगा? मतलब इज देयर एनी आउटकम? देखिए, बेसिकली जो ड्राइविंग सीट पे है वो सुप्रीम कोर्ट की होगी, लेकिन लॉयर्स चूंकि एक ही चैरियट के पार्ट्स हैं, लॉयर्स और जजेस, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो जो लोग एहतजाज करेंगे वो उन जजेस को बहरहाल सपोर्ट दे रहे होंगे जो आइनी तरामीम के खिलाफ हैं या जो आइनी तरामीम के खिलाफ वर्डिक्ट अपना पास करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एहतजाज से किसी सूरत भी, इन ऑल इवेंचुअलिटीज, किसी सूरत भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी सूरत भी ये आईनी पैकेज रिवर्स नहीं हो सकता। ये रिवर्स दो जगहों से हो सकता है, या पार्लियामेंट खुद 2/3 अक्सरियत से इसको रिविजिट करे या सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करे। सुप्रीम कोर्ट कौन सी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत तो अब नहीं रही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। जी जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बिल्कुल। जी जी बोलिए। जी, तो इसलिए ये एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मासवा ये कि शायद कोई जज जो ये चाहता हो या जिसकी मंशा हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को स्ट्राइक डाउन करना है, वो उनसे तकवीत पकड़े। इसके अलावा या उनके दिल की तसल्ली के लिए एहतजाज हो सकता है, अदरवाइज एहतजाज जो है वो इसको कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकाल सकता। ठीक है, नईम कुरैशी साहब, आज मैं भी राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि जनाब तीनों जज काबिल एहतराम है, सीनियर हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हवाले से कुछ सफबंदी नजर आई थी, वो इन ग्रुप में, वो इन ग्रुप में, इस तरह की बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जनाब याहिया अफरीदी साहब एक वाहिद जज थे जो किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं रहते, इसी वजह से उनको चीफ जस्टिस के तौर पर नॉमिनेट किया गया।
आप एग्री करते हैं इस बात से नईम साहब, इस थॉट से या इस थिंकिंग से? जी, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि हुकूमत जिन जजेस से नाराज है उनमें याहिया आफरीदी साहब शामिल नहीं। दूसरी बात ये भी हकीकत है कि याहिया आफरीदी साहब जो हैं शुरू से एक खास अंदाज में जजमेंट्स देते आए हैं। वो अपना माइंड बड़ा इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते हैं, अक्सर अपने साथी जजेस से इख्तलाफ भी करते हैं, और बेशक जिस तरह भी बने, जैसे भी बने, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काम शुरू करते हैं 26 तारीख से, तो देखिए एक तासुर जो था पीटीआई के हमदर्दों में या उनके कारकुनों में या उनकी लीडरशिप में या बाइसत जमात के, कि जी काजी फाइसा साहब जो है बाइस्ड हैं, हमसे बुग़्ज़ रखते हैं, हमारे खिलाफ फैसले देते हैं। कम अज कम उनका भी ये तासुर नहीं होगा कि याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो किसी एक फरीक की हिमायत करेंगे। ये बात उनके बारे में कही जाती है, यही उनका माजी है, यही उनकी रेपुटेशन है। तो इस एतबार से तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा कशमकश है उसमें बहरहाल थोड़ी सी कमी आएगी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो कम से कम इस तरह की शोहरत नहीं रखते और वो शायद चीजों को बेहतर करने में कामयाब हो सकते। और अब आपको ये भी लगता है कि जी सारे जो मामला थे, मतलब अभी जो एक तासुर देने की कोशिश की गई थी वो कि भाई मंसूर अली शाह साहब आएंगे, फिर वो इलेक्शंस के वाले से पिटीशन दायर वो सुनने के लिए आएंगे और फिर इलेक्शंस ही कलअदम करार दे दिया जाएगा, और ये तासुर एक बनाया गया था सोशल मीडिया पर, इस पे हकीकत दूर दूर तक नहीं थी, ये आपको लगता है? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि मेरे भाई बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप याद कीजिए ये गुफ्तगू कौन कर रहा है। ये मुस्लिम लीग नून के लीडर खास तौर से ख्वाजा आसिर साहब ने कई बार इस बात का जिक्र किया और एक बयानिया बनाने की इन जजेस के खिलाफ कोशिश की। अब जरा आप याद कीजिए, ये जो पीडीएम है इसकी जो पहली हुकूमत थी उसके दौरान में मुसलसल जब ये कहा जाता था कि जनाब इमरान साहब का टेन्योर पूरा होना देना चाहिए था, जैसे इससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 5 साल पूरे हुए थे, इमरान साहब को हुकूमत से निकालना नहीं चाहिए था। तो आप याद करें यही सारे रहनुमाओं ने एक बयानिया बनाया कि जी वो हमें बताया गया है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलके 2028 तक इमरान साहब ने हुकूमत करनी है और हमारे सारे लीडरों को जेलों में डाल दिया जाएगा, और हमें बाजवा साहब ने ये बताया और वो बताया। इसी किस्म का बयानिया इन्होंने बनाया था कि हमने इसलिए इमरान साहब का टेन्योर पूरा नहीं होने दिया और हमने इसलिए साजिशें की और इस तरह हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। उस वक्त भी ये बयानिया था। अब इन जजेस के खिलाफ जो है ये बयानिया बना दिया, और ये बात कहने में कितना टाइम लगता है। आप ही कह देंगे तो जज ये सोच रहे हैं कि हमें, असल बात क्या है? असल बात ये है कि 2024 का जो इलेक्शन है, 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, उसके बारे में सबको मालूम है। जो इस हुकूमती इत्तेहाद के हामी है वो सहाफी भी तस्लीम यही करते हैं कि ये हुकूमत जबरदस्ती बनाई गई है और इतनी सीटें इनको मिली थी। तो अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि एक जज जो है वो इस इंसाफ नहीं कर रहा और आने वाले इंसाफ कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपसे ये बात कही थी कि जस्टिस याहिया आफरीदी के बारे में तो ये तासुर कायम है, उनके बारे में सब यही कहते हैं कि वो किसी एक फरीक का साथ नहीं देने वाले जज हैं, लेकिन काजी फाइसा साहब के बारे में कुछ और तासुर था। तो अब हुआ ये है कि इनको ये बात पता थी कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट जज आएगा वो हमारा इलेक्शन खोल देगा, और देखिएगा ये 8 फरवरी का इलेक्शन किसी ना किसी मौके पे जरूर खुलेगा, जिसकी पेशबंदी के तौर पे इन्होंने जस्टिस मंसूर अली, अगर आप इजाजत दें सर, शाजिया सोमरो साहबा ने भी मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाजिया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शाजी साहब, अब ये चलें 26वीं अमेंडमेंट हो गई है, उसके बाद नए जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तकर्री के हवाले से भी नॉमिनेशन कर दी गई है। अब वो 26 तारीख को अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लेंगे। अब ये एक पार्लिमानी कमेटी के तहत हुआ है। अब आप लोग सेटिस्फाई हैं सारे मामले से? क्योंकि ऑब्वियसली ये इनिशिएट जो किया था वो ज़्यादातर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ही सारा मामला हुआ था।
जी थैंक यू सलमान। देखें, ये चीज अभी एक दो महीने या कुछ चंद दिनों की नहीं है। ये चीज आपको याद होगा कि जब ये आईनी तरमीम की बात शुरू हुई थी तो तब से ये कोट किया जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुई थी तब से जुडिशल रिफॉर्म का बात हो रही थी। फिर उसके बाद आपने देखा 18वीं तरमीम भी आई और वो भी इसी तरह से सबसे बात करने के बाद, सबको ऑन बोर्ड करने के बाद ही उसको भी पास किया गया। तो ये भी उसी का ही एक सिक्वेल था कि हम उस चीज को कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे कि हम जो चीजें जहां पे वीक पॉइंट थे उसमें अगर या आईनी तरमीम को पास करने में लास्ट टाइम पॉसिबल नहीं हो सका था तो मौलाना साहब से भी सजेशंस ली गई, उनकी निगरानी में या उनके सजेशंस के साथ ये चीज सामने आई और सबने मिलके इस चीज को बनाया और पेश किया और पास करवाया। मैं समझती हूँ जितनी मेहनत जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हर किसी के पास, यहाँ तक के जो वकला के बार एसोसिएशन हैं वहां पे भी जाकर उन्होंने खुद इस चीज को सबके सामने बैठ के बात की। तो ये चीज कोई जल्दी में नहीं हुई है, कोई एकदम से खुद से पास नहीं की गई है। इसमें सबकी राय शामिल है, मुशावरत हुई है, सबने अपनी सजेशंस दी हैं, अमेंडमेंट्स दी हैं और उसके बाद ये चीज पास हुई है। तो ये कोई गन पॉइंट पे करने वाली चीज नहीं थी और इस चीज में मैं लेकिन आप लोगों को करनी 25 से पहले ही थी ना शाजिया साहब जी। जो कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर साहब का और मौलाना साहब का है वो भी अप्रिशिएट करने वाला है कि सबने मिलकर इस चीज को पास करवाया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों को 25 से पहले ही करनी पड़ी, रात में करना पड़ा आपको? फिर आवाम सवाल ही भी करती है ना कि पीपल्स पार्टी आवाम की बात करती है, तो आज तक किसी अवामी मसले के लिए तो रात भर पार्लियामेंट नहीं जागी? जी बिल्कुल करते हैं। मेरे ख्याल में जितनी अवाम के लिए बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है मेरे ख्याल में कोई और नहीं करता है। आखिरी बार पार्लियामान रात भर अवामी इशू के लिए कब जागी थी वैसे? आप मुझे जरा थोड़ी सी रहनुमाई करें। देखिए जी, बहुत सारी दफा जागे हैं हम लोग और ये कोई नई बात नहीं है। बजट सेशन में भी लेट नाइट सेशन चलता रहता है। हाँ, अगर लोगों ने सिर्फ तनकीद ही करनी है और उसका एक नेगेटिव नैरेटिव ही सबको बताना है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये साबित हो जाएगा कि ये अमेंडमेंट बहुत जरूरी थी। अच्छा, अगर यही आईनी अदालत लेट सपोज अगर बानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान होती और जब आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे थे उस वक्त जो है कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग पास कर दी थी डिप्टी स्पीकर की हैसियत से और उस वक्त आईनी अदालत होती है और आप लोग आईनी अदालत की तरफ जाते, वो आईनी अदालत उस वक्त के वजीर आजम साहब की मंजूरी से लगाई गई होती, तो आपको लगता है कि उस फैसले में आपको वो रिलीफ मिलता है जो आपको सुप्रीम कोर्ट से मिला था उस जमाने में? सलमान, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उस वक्त की, तो वो वक्त शायद आपको याद होगा कि जिस तरह से वो वक्त था जिसमें ये कहकर हर बिल रात के अंधेरे में पास कर दिया जाता था। जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि बहुत लेट नाइट कब तक पार्लियामेंट चली है, तो अभी आपने खुद ही उस बात का जवाब दे दिया कि पीटीआई के दौर में वो स्पीकर भी थे जिन्होंने पढ़ा हुआ समझा जाए कहकर 19 से 20 जो बिल थे वो पास करवाए थे, चाहे वो अवाम के फेवर में थे नहीं थे, किसके फेवर में थे ये भी आपको वो तो थोक के बाद हो सकते थे ना उधर। बिल्कुल, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। जी 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 जी, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर वो उस वक्त भी बीइंग अपोजिशन, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी भी बीइंग अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने और अपोजिशन ने ही ऑफर की थी, क्या उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी थी उस गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में, कि वो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पेश करते या बैठ के बात करते? उनका तो कहना था कि मैं चोर डाकू के साथ बैठूंगा ही नहीं। तो वो बैठने वाले लोगों में से तो थे नहीं कि वो डायलॉग के लिए बैठते या खुद बीइंग गवर्नमेंट किसी को डायलॉग के लिए बिठाते या किसी चीज पर आकर वो बात करते। और मुझे ये बताइए कि जब आर्मी एक्ट आया था उन्होंने किसी से नहीं पूछा था, बल्कि इमरान खान साहब की ये बातें होती थी कि जी हमारे तो नंबर कोई और पूरे करता है, मेरे तो नंबर खुद ही पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद जो अभिनंदन साहब को उन्होंने भेजा था उसमें से किस बंदे को बिठा के हुकूमत में या अपोजिशन में बिठा के उन्होंने डायलॉग करके फिर उसके बाद अभिनंदन को वापस भेजा था।
तो ये सारी चीजें हैं। और वो जो उसामा बिन लादेन को शहीद पार्लियामेंट हाउस में बैठ के कह रहे हैं, तो इस तरह की हुकूमतें जो हैं, क्या आपको लगता है कि इंसाफ करेंगी? नाम सिर्फ तहरीक इंसाफ है, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि उनको तहरीक इंतशार नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज में वो इंतशार फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी वो इंतजार कर रहे थे कि जी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए और उनके प्रोटेस्ट में उनका साथ दें, क्योंकि वो उनको फंडिंग करते हैं। और अभी जो सुब्रमण्यम जयशंकर की बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो आए और स्पीच करें। जी 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 सलमान, देखिए मेरी बात कंप्लीट होने अरे मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं, मैं आपको क्रॉस थोड़ी कर रहा, आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं। आपने वजीर खारजा की बात की, मैंने उनका नाम ले दिया। मेरी बात सुने कि जब एपीसी हुआ फलस्तीन के लिए, तो उसमें भी पीटीआई ने बाइकआउट किया। तो ऐसी कौन सी वजह है जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो पीटीआई को या तो प्रोटेस्ट याद आ जाता है या बाइकआउट याद आ जाता है, क्योंकि वो अपने आकाओं को नाराज नहीं करना चाहते। सिंपल सी बात है, वो कहीं पे भी अपना इनपुट नहीं देना चाहते, यही बात है और कोई बात ठीक नहीं। है, अगर चले मैं आपकी तरफ शाजी साहब वापस आता हूं। नईम साहब ये बताइएगा, चलो थोड़ा सियासी गुफ्तगू करते हैं। अभी तो चलें, ये अमिटमेंट्स की बात हो गई, नए चीफ जस्टिस के साहब की तकर्रुर की बात हो गई। सर ये बताइएगा, पीटीआई की सियासत अब होगी, क्योंकि पाकिस्तान में किसी की सियासत खत्म तो नहीं होती। हमने भुट्टो साहब के बाद भी सुना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, फिर माजरत फिर दीगर और मामलात भी हुए थे, फिर बेनज़ीर साहिबा के बाद जरदारी साहब की हुकूमत आई थी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। सुनने में आता है कि जनाब ये खत्म हो गई। अब 1999 के बाद भी कहते थे जनाब नून लीग खत्म हो गई, काफ लीग ही है, पूरी मुल्क से वो काफ लीग इलेक्ट होकर आ गई थी। आपको लगता है पीटीआई की सियासत अब खत्म हो गई है पाकिस्तान में? फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अब वो इररेलेवेंट हो गए पाकिस्तानी सियासत के अंदर। सलमान साहब, मैं पूरा सवाल आपका समझ नहीं सका, लेकिन आप पीटीआई के हवाले से बात कर। जी मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो इररेलेवेंट हो गई है मौजूदा सियासी तनाजुर के अंदर, मामलात के अंदर? देखिए, अगर वक्ती तौर पे जुल्म और ज्यादती से कोई जमात जो है कुछ दिन के लिए बैठ जाए तो उसे खत्म नहीं कहता। कोई भी सियासी जमात जो है ना, वो इस तरीके से इररेलेवेंट नहीं होती। और एक ऐसी सियासी जमात जिसको 4 करोड़ वोट मिले हैं भाई, वो जमात इररेलेवेंट कैसे हो सकती है? और जिसके लीडर को जो है इन्होंने बंद किया हुआ है, और जितनी सियासी तौर पे जुल्म सितम इस वक्त हो रहे हैं पीटीआई के साथ, उन्होंने तो बहुत बड़ी फिस्ताई हुकूमत को सरवाइव किया है, तो वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। ये मेरा क्वेश्चन अलग था सर, मैं किसी और तनाजुर में आपसे पूछना चाह रहा था। वो आपकी बात सही है, क्योंकि पाकिस्तान में, मैंने अपने सवाल के अंदर थोड़ा सा ये बात भी कही थी कि पाकिस्तान के अंदर किसी की सियासत खत्म नहीं होती है, चाहे वो भुट्टो साहब की शहादत के बाद उनके बाद मामला हो, या बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन के बाद मामला हो, या 99 में नवाज शरीफ साहब के बाद का मामला हो, सियासत खत्म नहीं होती। लेकिन पीटीआई के पास विजन नजर नहीं आ रहा सर। वो एहतजाज की बात करते हैं और एहतजाज से उनको कुछ हासिल उसूल होता नहीं है। ये बात आपकी इस एतबार से, हाँ ये बात आपकी सही है कि चूंकि उनके जो बानी कायद हैं वो तो जेल में हैं और तंजीम का फुकदान है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीटीआई में इस वक्त तंजीम का फुकदान है। इस वक्त लीडरशिप में जो है ना हम आंगी हमें नजर नहीं आती। हमें पीटीआई में इस वक्त बहुत ज्यादा तंजीमी कमजोरियां नजर आती हैं। अवाम उनके साथ है, लोग उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना लीडरशिप में, जो मौजूदा लीडरशिप है इस वक्त, जो जेल से बाहर है, जो असेंबलियों में मौजूद है, लेकिन उनमें वो सलाहियत नजर नहीं आती कि वो अवाम को ऑर्गेनाइज करके कोई तहरीक चला सके। इररिलेवेंट का लफ्ज इस लिहाज से मुनासिब नहीं है कि बहरहाल आज भी असेंबली में जो है, अगर ये आपको पता है कि जो 41 सीटों का इशू है और मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, अगर ये हल हो जाता है तो अभी भी पीटीआई जो है वो असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। तो इस एतबार से रेलेवेंट तो है, और इमरान साहब के बगैर इस मुल्क में, इमरान के साहब के बगैर कोई सियासत हो भी नहीं रही है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस क़यादत की नाअहली की वजह से, ना हम आंगी न होने की वजह से पीटीआई जो है वो कोई तहरीक चलाने में सर विजन नहीं है ना नईम साहब। मैं देखें, अगर आप एक चीज को डीपली थोड़ा सा इसको एनालाइज करें,
एक विजन होता है। मैं बड़ी एक मिसाल देता हूं आपको। बच्चा अगर रोता है, नाराज होता है, तो उसको मनाया जाता है, और उसके नाराज होने या रोने की वजह ये होती है कि मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए, और फिर उसको इंपॉर्टेंस मिल भी जाती है। मैं इस तनाजुर के अंदर ही सवाल कर रहा हूं। सर आप ये देखें, फलस्तीन के वाले से कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उसका बॉयकॉट कर दिया। उनके बॉयकॉट करने से उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर एसयू का इजलास हुआ, उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, उससे भी उनकी खास कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 बार वो इस्लामाबाद की तरफ आए, इस्लामाबाद की तरफ आके उन्होंने कहा हम धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे। उससे पहले उन्होंने जलसे किए थे। उसकी सर वजह यह है, पाकिस्तान के अंदर पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से सियासत होती है। आपने देखा सर, भुट्टो साहब के नाम पर अभी भी पीपल्स पार्टी सियासत करती है, उन्हीं के नाम का वोट मिलता है। नवाज शरीफ साहब के नाम का वोट मुस्लिम लीग नून को मिलता है। इसी तरीके से सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो बानी पीटीआई का है, लेकिन जब से वो सियासी मंजरनामे से गायब है, या आप समझ लें कि जेल में है, तब से पीछे तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देखा कि जब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बनी, तब उनकी सियासत तकरीबन खत्म हो गई अवाम के अंदर। बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, और मैंने तो आपसे कह दिया कि मौजूदा जो क़यादत है, इनकी ये नाअहली है इस क़यादत की कि इतनी बड़ी अवामी सपोर्ट होने के बावजूद ये जो है कोई तहरीक ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, ना अपनी बानी की रिहाई की कोई तहरीक चला सके, और ना ही इतनी कमजोर सियासी हुकूमत यानी फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ भी ये कोई तहरीक ऑर्गेनाइज करने में नाकाम है। मैं तो उनकी नाकामी का बरमला इजहार कर रहा हूं। और इस नाकामी की वजह क्या है सर? और ये नाअहलियत है इसकी। दूसरी बात ये है कि क़यादत में बहुत फुक़दान है। असल में बहुत तवील अरसे से ये तनकीद की जाती रही है इमरान साहब पे कि उन्होंने पार्टी की तंजीम साजी पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं है, और इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि पार्टी जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ गई है। वो फैक्शंस नहीं है पीटीआई के, लेकिन उसके अंदर जो है लीडरशिप के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, और उनमें हम आहंगी बिल्कुल नहीं है। बस यही वजूहात है, और फिर बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, प्रेशर बहुत है। देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमें अंदाजा है कि ज़ियाउल हक के दौर में भी लोगों पे बड़ी ज्यादतियां हुई, मुशर्रफ हक के दौर में भी हुई, लेकिन इस दौर में जितनी ज्यादतियां इस्टेब्लिशमेंट ने और दीगर लोगों ने पीटीआई के साथ की हैं, वो कभी भी इतनी ही हुई। सर मुझे मैं सर ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, तो यहीं से जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सियासी मामलात पर उनका तज्जिया लेते हैं। नईम कुरैशी साहब, सर ये बताइएगा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शंस, व्हाट डू यू थिंक सर, रह गए? क्योंकि वो अदालतों की तरफ देख रही थी, अब तो जो भी पार्लियामेंटेरियन के हवाले से, पॉलिटिशियंस के हवाले से, आइन के हवाले से मामलात होंगे, वो तो आईनी बेंच ही देखेगी, और आईनी बेंच जो है वो पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करेगी। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती नुमाइंदगान की तादाद ज्यादा है, और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट ही कर रही है। तो आपको लगता है कि सारे ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तकरीबन बंद होते चले जा रहे हैं? सलमान साहब प्लीज, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। सर मैंने सवाल ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब आने वाले वक्त में ऑप्शंस क्या रह गए हैं? वो अदालतों की तरफ ज्यादा देख रही थी, अदालती जंग ज्यादा लड़ रही थी। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, आइन के मामलात हैं, उनका सारा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी बनाएगी। पार्लिमानी कमेटी में ज्यादातर तादाद हुकूमती नुमाइंदगान की है, उसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया हुआ है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या रहते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा जो डिपेंड कर रही है अपनी हिकमत अमली पे, उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं, 41 सीट्स हैं, वो उन्हें मिल जाए, तो वो हाउस की सबसे बड़ी एक तो पार्टी बन जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जैसे कहा कि वो एक अपनी आईनी जंग जो है वो इन्हीं आईनी बेंचेस में लड़ने पर मजबूर हैं, और वो उसमें वो लड़ेंगे। तीसरा मुहाज जो है उनका यह है कि अगर वो अपने कुछ रहनुमाओं को रिहा करा सकें, अपने कुछ रहनुमाओं को मंजर आम पे ला के उसके बाद अगर अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो शायद 2-4-6 महीनों में वो कोई तहरीक चलाने की पोजीशन पे हो जाए। पीटीआई के पास इससे ज्यादा ऑप्शंस
नहीं है। उन्हें एक दफा ये सबक मिल गया है कि असेंबली से बाहर जाना जो है मुनासिब नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, देखिए वो जिस कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बात कर रहे हैं, वो अगर बाइकआउट ना भी करते तो उसमें 12 में से 9 मेंबर तो हुकूमती हैं, ये बैठे भी रहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मुर्तजा कामरान साहब जो है वो भी वोट न डालते तब भी 8 आदमी 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हासिल है उसमें। वो तो सारा ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें हुकूमत को हर वक्त 2/3 हासिल रहे, ये बैठे या ना बैठे। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त की हिकमत अमली में ये जिसे कहते हैं ना कि इन्हें चौमुखी लड़ाई, मौजूदों की जबान में चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक जो है वो पार्लिमानी मुहाज है, एक अदालती मुहाज है और एक सियासी मुहाज है, एक तहरीक वाला मुहाज है, जिसमें इन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना होगा, तंजीम को ऑर्गेनाइज करना होगा, तभी ये आगे बढ़ सकेंगे, वरना इनके लिए रास्ते महदूद होते जा रहे हैं। तो सर फिर उसके लिए अब जैसे आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब का जो तर्ज गुफ्तगू था या तर्ज आप समझ लें कि लीड करना था किसी भी एहतजाज को, किसी भी जलसे को लीड करने के जो तरीक़ेकार थे उनके, उससे उनको नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या आपको लगता है कि फायदा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल जाती तौर पे ये समझता हूँ कि यहाँ पे पीटीआई की हिकमत अमली जो है वो अच्छी नहीं थी। पीटीआई को ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि अमीन गंडापुर को वो अपने बेनिफिट के लिए एज चीफ मिनिस्टर ही इस्तेमाल करते तो वो बहुत मुनासिब होता। और इन एहतजाजों के लिए गौहर खान जैसे लोग, उमर अयूब जैसे लोग, हमाद अजहर जैसे लोग, इन सब को फ्रंट से लीड करना चाहिए था और उन्हें बीइंग चीफ मिनिस्टर बस इनको हेल्प और सपोर्ट देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने उन्हीं को मेन लीडर बना दिया और ये हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकती। ये किसी सूरत मुनासिब नहीं लगता कि एक चीफ मिनिस्टर जो है अपना सूबा छोड़ के बार बार जो है वो जुलूसों की शक्ल में जो है दारुल हुकूमत की तरफ जाने की कोशिश करे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खामी थी, इनकी तंजीमी खामी थी और ये फैसला गलत था। अमीन गंडापुर के बजाय जो ये इतने सारे एमएनए इनके बैठे हुए असेंबली में, ये जो इनके गौहर खान साहब हैं और दीगर लीडरान हैं, इन्हें चाहिए था कि ये फोर फ्रंट पे रहते, ये इस्लामाबाद में धावा बोलते, बजाय इसके कि हर दफा अमीन गंडापुर को लेके। उसका नतीजा क्या हुआ कि अब आज उनकी अहमियत भी खत्म हो गई है। अब उनके बारे में भी खुद पार्टी के अंदर रिजर्वेशन शुरू हो गई है। ये एक इनकी बड़ी गलती थी। जी 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 बिल्कुल, बोलिए बोलिए सर। अच्छा, मेरा सवाल सर ये था आपसे कि जैसे उमर अयूब हो गए, आपने उनका जिक्र भी किया, और जब ये एहतजाज की बात हो रही होती थी तो वो फ्रंट से नजर ही नहीं आते थे, मतलब सिर्फ एक ही लीडर आपको नजर आता था, वो अली अमीन गंडापुर साहब से। अब उनका जो तर्ज गुफ्तगू था, कभी मीडिया को बुरा कहना, कभी इधर बुरा कहना, कभी उधर बुरा कहना, और उसके बाद जब एहतजाज पीक पर होता था तब आप 2 बार ऐसा हुआ कि वो मंजर आम से गायब हो गए और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी एक सूरत हाल बताई कि जनाब ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब अगर एहतजाज की कॉल देते भी हैं, लेट सपोज उन्होंने कहा कि जनाब कल ही बयान था कि हम पूरे मुल्क को जाम कर देंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा स्ट्रीट पावर की बुनियाद पर अपनी सियासत की है। मैंने क्योंकि जलसे कवर किए हैं, मुझे इस बात का आइडिया है कि जब बानी पीटीआई जलसा करते थे, लोगों की तादाद आती थी, वो एक क्राउड पुलर भी थे, लेकिन उनके बाद वो सिनेरियो शायद देखने में नहीं आ रहा, या अब आवाम उस तरीके से इनका साथ नहीं दे रही। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी के स्ट्रीट पावर पे आगे खेलना है, वो इनके लिए वो ऑप्शंस भी खत्म हो गए? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त, आपका तजिया दुरुस्त है कि लोग भी थक जाते हैं और वर्कर्स भी मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं। और हमेशा मायूसी का शिकार कारकुन उस वक्त होता है जब वो अपनी लीडरशिप की तरफ से मायूस होता है। अब इसमें जो भी इस वक्त लीडरशिप मौजूद है पीटीआई की, यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो जब भी कॉल करेंगे लोग आएंगे, क्राउड आज भी आएगा, साल भर के बाद भी आएगा। लेकिन असल बात यह है कि जो मौजूदा लीडरशिप है, इनको इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए थी, वो तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए था और फ्रंट से लीड करना चाहिए था। अब वो चाहे उमर अयूब साहब हो, वो चाहे गौहर खान साहब हो, चाहे वो हमाद अजहर हो, वो कोई शख्स भी हो, अगर वो खाली नारे लगाते रहेंगे और लोगों को बुलाते रहेंगे तो बुलाने पर तो सिर्फ इमरान साहब के आते हैं और किसी के बुलाने पे लोग उस वक्त आएंगे जब वो खुद पहले पहुंचेगा। अगर इसी तरह आके गायब हो जाना है तो फिर ये कोई भी तहरीक नहीं चल पाएगी।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ नईम कुरैशी साहब मौजूद थे और तमाम सूरत हाल पर ज़रा डिटेल में बात कर रहे थे। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ऑप्शंस रह गए, क्या मामलात हैं, क्योंकि अब तो उनके लिए सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब का भी आज बयान है कि मौजूदा सियासी तनाजुर में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इर्रेलेवेंट होती चली जा रही है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।